Hello, dear students. Today, in our morning class, we have studied data handling. The assignment I have given on the Google Classroom. Clear? I want to discuss all the questions. Some of you I have checked, some of you have submitted the assignment, but a lot of mistakes are there. So, I'm discussing all those questions here only and the introduction on the next chapter, simple equations. Okay, so let's start. So very first question, study the following table and fill in the blanks that follow. तो यहाँ पे Monday's temperature, Tuesday's, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday's temperatures are given in the month of August of any city. Clear? So the maximum temperature is recorded on and it is किस दिन है maximum temperature? इनमें से हमें 39.0 सबसे ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है and it is on Saturday. तो this is Saturday and 39.0 degrees Celsius. Clear? And minimum temperature is recorded on minimum सबसे कम, that is this is 36, 34, 38, this is 32.8 and it is on Friday. Clear? And the average निकालना है आपको. तो एवरेज में आप क्या लिखोगे? ऐसे सिंपल आंसर नहीं लिखना. बहुत सारे बच्चों ने सिंपल आंसर लिख दिया. तो एवरेज मीन्स मीन. तो आप उसका फॉर्मूला लगाओगे, सम ऑफ ऑल टेम्परेचर्स और द नंबर, कितने दिन है ये 7 डेज का है, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा. क्लियर? तो इन सबको हमें प्लस करना है. Clear? And this will be divided by 7. तो इन्हें प्लस करने के लिए हमें वैसे तो एक तरफ लिख के आप वो कर सकते हो. थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन की तरफ मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं. ओरल कैलकुलेशन में हमें हमेशा क्या करना होता है? हमें हमेशा पेयर्स या ऐसे नंबर्स, ये और ये, इनको प्लस 8 और 2 10 हो जाते हैं. ये 5 और ये 5, ठीक है. इनको चेक करते हैं कितना बनेगा. इन दोनों का सम 38 प्लस 32, ये बन जाएंगे आपके 70. पर इस 2 और इस 8 का ये 71 बन जाएगा. ठीक है. यहाँ चेक करते हैं, इसमें 36 एंड 37, 7 6 13, तो ये 73 इनका बनेगा और 0.5 का 1 विच इज़ 74. ये आपके पास 39 है. क्लियर? तो और 34.4 और 34.5 इन दोनों का लें तो कितना बनता है? यहाँ सीधा सीधा ऐसे ही हो जाएगा, 68.9 हो जाएगा. तो आपके पास क्या क्या बचा अब? 71 प्लस 74, इसको भी आप चेक कर सकते हो. तो 7 7 14, 145 बन गया. जितना ओरल कर सको आप. इसके साथ आपने क्या किया था? इन दोनों का आपने चेक कर लिया था, ये दोनों हो गए. इन दोनों का आपने 68.9 लिखा, ये 0.0 हो जाएगा. ठीक है. हम इन्हें भी दोनों को इसमें प्लस कर चुके हैं और बचा 39. अब आप 3 नंबर्स बस प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 और 8 17, 2, ये आ जाएगा 5
Clear? So this is 252.9 upon 7 and it comes out to 36.12. आप 36.1 पे ही छोड़ सकते हैं. Clear? So average temperature is 36.1 degree Celsius. Clear? Moving to the next question. यहाँ पे आपको टेली मार्क्स लिखने हैं. तो ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी हैं? सबसे छोटा देखो तो 9 है और 18 आई थिंक द लास्ट वन. आपके पास देखेंगे अब 9 है, उसके बाद 10 नहीं है, 11 आपको दिखाई दे रहा है, 12 आपको दिखाई दे रहा है, 13 14 नहीं है, देन इज़ 15 16 17 एंड 18. These are the observations here. अब आप टेली मार्क्स कैसे लगाओगे? आप टेली मार्क्स जब भी लगाते हो, कईयों ने बहुत गड़बड़ कर रखी है टेली मार्क्स लगाने में भी. फर्स्ट नंबर इज़ 12. 12 किस में आएगा? उसमें एक मार्क लगा दो, ये कट कर दो. देन इज़ 15, देन इज़ 11, देन इज़ 12 अगेन, 18, 15, कट कर दिया. देन इज़ 9, कट कर दिया. अभी पी को छोड़ दिया हमने, पी इज़ हेयर ओनली. ठीक. देन इज़ 12, 16, 17, कट कर दिया, 15 एंड 18. क्लियर? तो इन्हीं का नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं. So we have 12 and 15 has clearly the observations, this have the same maximum frequency. तो same maximum frequency किस किस की है? 12 and 15 की. और कितनी frequency है? 3. Clear? Hence if the observation P has mode 12, just hold on. Okay. So if the observation P has mode 12, then P must be equal to 12. ठीक है. इसके पास अगर P का भी 12 होगा, मोड अगर 12 है तो इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. तो इसका मतलब P की वैल्यू भी 12 ही होनी चाहिए. क्लियर? तो सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 इज़ 4, विच इज़ मैक्सिमम. क्लियर? यहाँ आएगा 4, ये डैश गलती से डला हुआ है. ठीक. तो पहले यहाँ टेली मार्क्स बनाना है, फिर आपने कुछ ब्लैंक्स का आंसर देना है. क्लियर? Now what is the next? Interpretation of bar graph. अब बार ग्राफ दिया है, उसे हमने इंटरप्रेट करना है. तो उसने कहा हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड इन प्रोवाइडिंग अ टॉनिक at the rate ₹55 to each student having height less than 147. Now what is this? पहले हम पढ़ लेते हैं कि this is the heights of 50 students of class 7th. Clear? Of a particular school. और ग्राफ से वो किया हुआ है कि 130 height is in centimeters. तो 130
to 134. This is 7 students. यहाँ पे कितने हैं? 12 हैं. यहाँ पे है 17, यहाँ पे 8 हैं और यहाँ पे 5 है. तो चेक करो. देयर इज़ सम मिस्टेक. ये टोटल 50 नहीं बन रहे हैं अगर हम इनकी हाइट्स लें. तो समवेयर वन इज क्वेश्चन इज गड़बड़. हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड इन प्रोवाइडिंग अ टॉनिक at the rate ₹55 to each of the student having height less than 140 140 सेंटीमीटर से कम कितने बच्चों का है? 19 बच्चों का है. क्वेश्चन नंबर 1. सो यहाँ पे students less than having height. तो ये कितना हो जाएगा? ये है 12 + 7 19 स्टूडेंट्स हैं. तो कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट ऑफ गिविंग रुपीज़. कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी है? दिस इज़ ₹55. तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपके पास? इट इज़ 55 × 19. क्लियर? 19 5s are 104. तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आएगी. What percentage of the total number of students having height more than 139? 139 से ज़्यादा कितनों की है? तो 17, 8 और 5. These are 30 students. तो students having height more than 139 centimeter. So these are 17 + 8 + 5, which is which is 30 students. अब इनकी परसेंटेज निकालनी है. टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है? 50. तो इंटू 100 लगाते हैं हम, तो ये आएगा 60% आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो 139 से बड़े हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ पे. तो कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? वी हैव 5 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आप 5 स्टूडेंट्स. दिस इज 60%. This is rupees. How many students have heights more than 144 centimeter? अब यहाँ 144 है, इससे ज़्यादा, तो 8 और 5 ही काउंट करेंगे. More than.
8 + 5 हो जाएगा यहाँ पे 13 स्टूडेंट्स. Clear? So this is how the question can be done. So please learn it and do it in your notebooks. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी को फिर से समझते हैं हम एक बार कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला माय डिवाइस इज हैंगिंग. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है ऑफ एन इवेंट. इवेंट क्या है? ये इवेंट्स हैं, ठीक है. इसे आप लिखते हो इस तरह से और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. आउटकम्स क्या होता है कि किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपने डाई को रोल किया. क्या किया? यू हैव रोल्ड अ डाई. क्लियर? तो इसकी आउटकम्स कौन सी होती हैं? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है. ये आउटकम्स है, ये लिस्ट ऑफ आउटकम्स है जिसका नंबर क्या हो जाएगा. यहाँ पे नंबर है, दिस इज नंबर. तो नंबर कितना है? नंबर ऑफ ये आपकी पॉसिबल आउटकम्स है. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया? 6. किसी भी एक्सपेरिमेंट का आपने सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है कि उसको अगर आप करते हो तो रिज़ल्ट क्या आ सकता है. ठीक है, कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पास मैक्सिमम 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं. तो पॉसिबल आउटकम इज़ हेड और टेल एंड नंबर इज़ 2. क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास नंबर 6 आ गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज़ 6. अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो हमें चाहिए. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5. My device is hanging right now. Yeah, probability of getting 5. Clear? अब 5 आने के कितने चांसेस हैं? There is only one chance. Now 5 आने के सिर्फ एक ही चांस है. तो मेरी फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 1 एंड आउट ऑफ 6. तो ये फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे और आपके पास, ठीक है, फॉर्मूला आपने ऊपर अगर लिख लिया, आपने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया तो फटाफट से आप आंसर लिख सकते हो. यहाँ पे बी पार्ट चेक करें. नॉट 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5. तो 5 ना होने के कितने चांसेस हैं? 5 का तो एक है, बाकी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 एंड 6. तो 5 चांसेस ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं आएगा. ठीक है, तो इट इज़ 5 आउट ऑफ 6. क्लियर? सी चेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3 और 5 है. तो 3 है, इट इज़ 3/6, जिसे आप 1/2 भी लिख सकते हो. प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे हमने देखना इन्हीं 6 में से है. ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5. तो इट इज़ अगेन 3 आउट ऑफ 6 विच इज़ 1/2. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4. ठीक है, इसमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज प्लस हो जाती है और में. ठीक है, कि 3 भी आए, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है.
तो इसके चांसेस भी एक है, इसका चांस भी एक है, तो इट इज 2/। The probability of this will be 2/6 हो जाएगा, है, और it is 1/3. So these are the answers for the second quiz. So this is all about our assignment on the Google Classroom. Hopefully you people understood it very well. Now moving on to the next, what we have done in the morning, that is इंट्रोडक्शन टू सिंपल इक्वेशंस। हमने सिर्फ एक छोटी सी गेम खेली थी, उसमें हमने सीखा था कि आपके पास जो गेम्स हैं, माइंड गेम्स हैं कुछ, ठीक है। आपने कभी सुना होगा किसी ने आपसे पूछा कि सोचो एक नंबर, ठीक है, एक नंबर सोच लिया, फिर उसे उसमें 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दिया, फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर कहा कि अब पूछा कि आंसर क्या आया। आंसर बताने पे ही आप फटाफट से ये चेक कर लेते हो कि उसने बोला क्या। अब वो कैसे करते हैं ये हम आज सीखेंगे। तो हेयर इज़ द चैप्टर्स नेम इज सिंपल इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशंस को हमने समझना है कि इक्वेशंस क्या होती हैं, क्लियर। तो वो एक माइंड गेम जो सुबह हमने चेक की थी, वो ये दी थी कि मैंने बच्चों से पूछा था कि कोई भी एक नंबर सपोज कर लो, ठीक है। उन्होंने सपोज कर लिया कोई भी नंबर, फिर मैंने कहा उन्हें 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उन्होंने कर लिया होगा। फिर मैंने कहा 3 ऐड कर दो, तो उन्होंने 3 ऐड कर दिया। फिर मैंने 2-4 बच्चों से पूछा कि क्या आंसर आया, किसी ने 53 बताया, ठीक है। उनके 53 बताने से ही मुझे पता लग गया कि यहाँ पे क्या वैल्यू फिल हुई होगी, 5 फिल हुई होगी, ठीक है। तो द नंबर ही थॉट ऑफ इज़ 5। किसी ने 43 बताया तो उसका नंबर जो सोचा होगा वो 4 होगा। किसी ने 23 बताया तो वो 2 डेफिनेटली सोच के बैठा होगा, ठीक है। 93 बताया तो 9 आएगा, तभी 93 आएगा। तो ऐसे आप किसी के साथ भी ये गेम खेल सकते हो, पर आपको करना क्या है कि जो आपने नंबर किसी को सोचने के लिए कहा उसे एक वेरिएबल से, एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिए, ठीक है। और फिर कहा कि कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या कोई नंबर प्लस कर दीजिए, मान लो 2 प्लस कर दिया, फिर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। किसी ने बताया कि मेरा आंसर तो 35 आया, ठीक है। 35 अगर मेरा आंसर आया है तो 5 × 7 करके आता है, तो ये अगर 7 है तो 5 इज़ द रिस्पॉन्सिबल। तो जो उसने दिमाग में सोचा होगा वो 5 सोचा होगा। इफ़ यू कलेक्ट देयर आंसर्स, सामने वाले का आंसर कलेक्ट करने पे आप फटाफट से बता सकते हो, या उल्टा प्रोसेस सोच सकते हो कि 35 आपने पहले 2 प्लस करने के लिए कहा, फिर 5 मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, ठीक है। इसका उल्टा चला दो कि आप गिवन आंसर को पहले 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो आया उसमें 2 माइनस कर दो, तो भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे, क्लियर। तो ये इन्वर्स ऑपरेशन लगा के और ये सब्स्टिट्यूशन करके, ठीक है, हमने ये सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं। ये x जो हमने ढूंढा इसे हमारी भाषा में वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। वो वेरिएबल जो एक नंबर ही है, ठीक है, पर वेरी होता रहता है, विच वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल। और ये जो नंबर्स आपके साथ सामने दिखाई दे रहे हैं 10, 3, 5, 43, जो भी नंबर्स आप दिख रहे हैं, इन्हें आप क्या बोलते हो, कॉन्स्टेंट्स बोलते हो, क्लियर। तो कॉन्स्टेंट्स क्या है, दे आर द फिक्स नंबर्स लाइक 5, दिस एंड दिस, क्लियर। और
ठीक है। वेरिएबल पीछे हमने पढ़ा, वेरिएबल वो नंबर है, ठीक है, जिसको हम फिक्स्ड नंबर से नहीं डिनोट करते, हम एक अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, XYZ लगा के करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, क्योंकि पूरी लीनियर इक्वेशन में हम अलजेब्रा यूज़ करने वाले हैं। अलजेब्रा मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विद कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल सीखेंगे तब हम सीखेंगे कि उनसे एक टर्म कैसे बनती है। टर्म इज़ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ ऑलवेज ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे थे, इनके साथ अब एक एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मल्टीप्लाई में ऐसे नंबर और एक वेरिएबल लिख दिया जाता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। जब भी कहा जाता है कि पुट द वैल्यू t एज 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और टर्म्स को हम ऐड करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। इंटीजर्स पढ़ लिए तो हमें पता है कि माइनस को आप क्या कर देते हो, प्लस इंटू माइनस कर देते हो। अगर -2 है तो ये प्लस ऑफ -2 आ जाएगा। 7 - 2 है, मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ। क्लियर? तो ये मेरे एक्सप्रेशंस बन गए। ये 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, ये 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, ये 4 टर्म का एक्सप्रेशन है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। पर यहाँ हमने जो भी एक्सप्रेशन पढ़ना है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन है क्या? इक्वेशन है जिसमें आप इज़ इक्वल टू यूज़ करते हो, ठीक है। ये 1 + 2 = 3 है, दिस इज़ जस्ट अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। 7 - 5 = 2 है, दिस इज़ जस्ट अ न्यूमेरिकल, इसमें नंबर्स ही हैं, वेरिएबल्स नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 + 2 अगर 3 लिखोगे ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे =2 का साइन नहीं डालेंगे, बट ऑब्वियस ये नॉट इक्वल है, ठीक है। और अब मैंने लिख दिया कि x + 2 = 3, यहाँ =2 है, तो ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड हर हाल में इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि इसमें 1 आना चाहिए ताकि ये 3, तो मेरी ऑटोमेटिकली वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है। ये सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, दोनों बिल्कुल ये बराबर का वो रख के बैठे हैं, दोनों के पेस। अगर यहाँ पे वेट 2 kg का है तो यहाँ किसी चीज़ की क्वांटिटी 2 kg है, ठीक है। तो ये फिज़िकल बैलेंस की तरह होती है इक्वेशन कि आप दोनों को बराबर कर देते हो। क्लियर? तो दीज आर सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, चाहे कि लेफ़्ट साइड में जो लिखा है, आप नॉर्मली कैलकुलेशन करते हो 2 × 2 + 4 = 8, ठीक है। तो 2 × 2 किया पहले, 4 + 4 = 8, ठीक है आंसर। यस, दिस इज़ एन इक्वेशन, बट ये न्यूमेरिकल इक्वेशंस है, इसी में हम ये अल्फ़ाबेट्स डाल देंगे तो ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन हो जाएगी। तो आगे देखेंगे हमने कैसे आगे काम करना है। तो आज के लिए असाइनमेंट ये है कि आप वो माइंड गेम खुद क्रिएट करके किसी से सॉल्व करवाएं और उसका आंसर भी ढूंढें कि उसने क्या सोचा होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब अगली क्लास में थर्सडे को मिलेंगे।